ओके बच्चों, ये जी हमारे पास फाइनल चीज़ें आ गई थी। हमने ये डेफिड एक्स की सारी पोस्टिंग कर ली। इसको थोड़ा रिवाइज भी करते हैं एट द एंड, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को फाइनलाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को फाइनल करने का तरीका क्या है, आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, देखें टीएल ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर को वायल ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर इज एन एसोसिएट और इसकी बैलेंस शीट कंसोलिडेट नहीं करते। इसमें से सिर्फ पोस्ट टैग उठाना था और वो हम उठा चुके हैं। अब मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पेरेंट सब्सिडरी के ऐड करने लगा हूं, तो मैंने क्या किया, 7450 और 3000 मैंने टोटल कर लिया। तो मेरे पास टोटल आ जाएंगे प्लस 3000, तो ये मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की वैल्यू, ये हम देख लेते हैं। सबका टोटल करें अगर आप लोग, तो आपको प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जो मिलेगी दैट इज 10,376 आ रहा है यार, ये लें दी 10,376। फिर इन्वेस्टमेंट्स हम गुडविल में लेके जा चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर में चली गई थी, वहाँ से उठा लाते हैं वैल्यू। ये देखें ज़रा, ये 1128 बनी है, कॉस्ट प्लस शेयर ऑफ पोस्ट टैग, तो 1128 अगर ये बन रही है तो ये इधर आ जाएगी जी, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर के नाम से और बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो जेवी में वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1128, ये भी आ गई 1128। उसके बाद भी हमारे पास क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है 650 प्लस आपने 500 ऐड कर लेने हैं, तो 650 प्लस 500, तो आपके पास जो टोटल, ये माइनस दो चीजें माइनस होनी है, टोटल जो आपके पास करंट एसेट्स आ रहे हैं ये 1097.5 आ रहे हैं सर। ये ले सर, गुडविल रहती है, गुडविल आती है तो लिख लेते हैं, अभी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो आपका आ जाएगा एज इट इज, पेरेंट का शेयर कैपिटल आता होता है, सब्सिडरी का गुडविल की कैलकुलेशन में जा चुका है। शेयर प्रीमियम भी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का आता है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो 2300 है, इनको हम प्री पोस्ट में ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो 2300 पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स इधर आ जाएंगी। ये लें, पेरेंट लिख लें, RL लिख लें, तो आप इट्स टोटली अप टू यू। अब आगे देखें हम लोग, तो लाइबिलिटीज में बैंक लोन ऐड हो गया, तो 1700 पहले बैंक लोन था, प्लस 800 और भी था सब्सिडरी का, और 183 ये आया। तो हमारे पास जो बैंक लोन की अमाउंट आ जाएगी ये आ जाएगी 2683। फिर सर हमने क्या करना है, बैंक लोन हो गया, डेफर टैक्स 250 प्लस 120, ये मैं सारा कुछ, ये डेफर टैक्स में तसल्ली से इधर ले आया था 250 और 120, और इसमें जितनी एडजस्टमेंट्स हुई हैं तो इनका सबका आंसर 390.17 बन रहा है। तो 390.17 ये आ गया जी, 390.17। ये आप वर्किंग का रेफरेंस दे दें, और प्रॉबेबली वर्किंग 5 है हमारी, ये वर्किंग 6 है, तो ये अमाउंट इधर आ गई। फिर उसके बाद भी करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज ऐड कर दें, तो ये 40 मैंने बार बार कहा है कि लैदा भी लिखी जा सकती है, डिपेंड करता है नॉन करंट में लिखनी है, नॉन करंट में लिखना है, पता तो होता नहीं इसका कुछ, जिधर दिल करे लिख लो। तो 950 प्लस 355, तो आपके पास जो करंट लायबिलिटीज आ रही हैं हमारे पास, ये आ रही हैं 1345, तो ये 1345 ही आ गई बच्चों। लेकिन सर देख लेते हैं टोटल क्या आ रहा है दोनों साइड्स का, बस फाइनल कर लेते हैं कुछ वर्किंग्स। गुडविल सारे नेट एसेट्स का टोटल किया तो 1943 आया। एनसीए उसने कहा था प्रोपोर्शनेटेड शेयर पे लेना, ये देखें ये लिखा हुआ है एनसीए को प्रोपोर्शनेटेड शेयर पे। तो प्रोपोर्शनेटेड शेयर पे कैसे लेते हैं, 1943 करते हैं हम लोग, 1943 मल्टीप्लाई बाय एनसीए का शेयर 20%, तो ये एनसीए की प्रोपोर्शनेटेड शेयर की वैल्यू आ जाएगी गुडविल की कैलकुलेशन में, ये आ रही है 388.60, तो ये लेडी 388.60 आ गया। ये आपके पास गुडविल आ गई एट एक्विजिशन। सो ये गुडविल एट एक्विजिशन आ गई है। अब हमने करना क्या है, प्लीज जरा अंडरस्टैंड करें। गुडविल एट एक्विजिशन हमारे पास फाइनल वैल्यू है 375.60, ये लेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं था तो यही गुडविल बैलेंस शीट में ले जाएंगे आप 375 पॉइंट, तो ये गुडविल आ गई जी 375.60, ये लें, ये गुडविल इधर लिखनी, साथ में वर्किंग का रेफरेंस दे दें, ये वर्किंग 4 थी, ये वर्किंग 1 थी, ये लें। अब मेरे भाइयों, अब बहनों, भाइयों, बच्चों, अब क्या करना है जी हमने, ये देखें जी, ये कंसोलिडेटेड सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग 405 बनी, इसको दो हिस्सों में बांटा, 80% पेरेंट को दे दिया हमने, तो ये 80% पेरेंट में लेके आए।
20% हमने एनसीए को दे देना है, तो एनसीए का पोस्ट टैक्स शेयर भी आ गया हमारे पास। ये पोस्ट टैक्स शेयर है, कितनी अमाउंट है 81.02 है, 81.02। और एट एक्विजिशन जो आ रही है ना, एट एक्विजिशन वो कितनी आ रही है एट एक्विजिशन, ये अमाउंट आ रही है 388.60 ये आ रही है। टोटल देख लेते हैं कि एनसीआई का क्या आ रहा है, तो ये भी टोटल कर लेते हैं एनसीआई की वैल्यू। जी सर, एनसीआई की टोटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगी 469.62। तो इसको उठाएं 469 और ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग को उठाएं और लिख दें इधर। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग जो हमारी आ रही हैं वो आ रही हैं 2989.31 और जो एनसीए आ रही है ये वर्किंग 2 से आ गई यार और ये वर्किंग 3 से आ गई। एनसीए की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही थी एनसीए की वैल्यू 469.62 यही थी 469.62। ये नहीं, ये एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, 469.62 ही था, फाइनल हो गया जी। तो लें जी, ये बैलेंस शीट हमारी फाइनल हो रही है। बैलेंस शीट आ भी बैलेंस ही रही है, 12,977 पे ये 0.10 पे ये बैलेंस आ रही है और ये वाली साइड भी हमारी इतनी ही आ रही है 12,977.10। लें जी, ये इंफॉर्मेशन है। तो ये सर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों ने बना ली। इसी में हमने गुडविल भी लिख दी, वर्किंग 2 भी लिख दिया। तो ये सारी की सारा आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं तो ये एक आ गई आपके पास, यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। एंड यहाँ पे भी ये फाइनल वर्किंग्स यहाँ पे भी आ रही हैं, ये लें जी, ये फाइनल वर्किंग्स ये भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ डेफर्ड टैक्स ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और दैट्स इट। फिर लेट्स अंडरस्टैंड। सर ये बड़ा कॉमन हो गया है ये डेफर्ड टैक्सेशन ना, गुडविल की कैलकुलेशन में एट एक्विजिशन पूछना। तो बच्चों होता क्या है एट एक्विजिशन, देखें एक पेरेंट है और एक सब्सिडरी इंडिविजुअल बुक्स और एक है कंसोलिडेटेड बुक्स। सर आप इंडिविजुअल में ना, ये बात सुनने वाली है, आप इंडिविजुअल में क्या करते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी की अलग-अलग, आप सबको पता है, आप लोग ना कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेसिस को ले कंपेयर करके ना एक डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं मैं, पहले आ भी चुकी है पेपर में। ये देखें जरा, कैरिंग वैल्यू इधर लिखी आपने, टैक्स बेस लिखी, तो यहाँ पे जो डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी आ रहा है ना, तो आप वो डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। अब होता क्या है, आपने ये यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आप टैक्स ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। व्हाट डज इट मीन, सपोज करते हैं कि अगर इसकी कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 300 थे, इसके 200 थे, इसके 400 थे और इसके 350 थे, तो ये 50 पे डेफर्ड टैक्स आ चुका है और ये 100 पे भी डेफर्ड टैक्स आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आप डेफर्ड टैक्स अब एडजस्ट करा चुके हैं। ठीक हो गया। अब मेरे भाइयों, जब आप ये उठाते हैं ना कंसोलिडेटेड बुक्स, तो आप कहते हैं यार कैरिंग वैल्यू ऑफ पेरेंट ले लो 300, ये एज इट इज लेते हैं आप। फिर आप लोग क्या करते हैं 400 कहते हैं और ले लो, इधर से भी ले लो। तो अब ये 300 400 तक तो आप जो डिफरेंस 300 400 तक का है उसका तो आप डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन अब अगर आपको यहाँ पे पंगा पड़ गया एक्विजिशन डेट पे कि यार सब्सिडरी का एसेट मैंने 50 से बढ़ाना है, मैंने उसकी एक लायबिलिटी को रिकग्नाइज करना है, यार ये वाली जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखें इसका डेफर्ड टैक्स तो बुक नहीं हुआ 400 तक की कैरिंग वैल्यू सब्सिडरी की आप एडजस्ट कर चुके हैं, दोनों का डिफरेंस आप ले चुके हैं। लेकिन अब आपने तो कैरिंग वैल्यू 450 कर दी, आप कह रहे हैं नहीं 400 नहीं 450 है। इसका मतलब ये है कि आपने अब ये जो एक्स्ट्रा 50 जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आप एक्विजिशन डेट पे कर रहे हैं, अनलेस वो एग्जाम्प्ट हो, तो आपने उनके ऊपर क्या लेना है, उन पे आपने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है एट एक्विजिशन एंड इवन आफ्टर एक्विजिशंस एज वेल। आपने जो कंसोलिडेशन में एसेट लायबिलिटी को छेड़ दिया, आपने उसको रिकग्नाइज, उस पे डेफर्ड टैक्स लेना है। अब मेरे बच्चों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में आप सबको पता है कि अगर हम गेन्स बुक कर रहे हैं तो गेन फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर हम लॉसेस बुक कर रहे हैं ना, तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बुक करेगा, क्योंकि टैक्सेबल फ्यूचर में है तो लॉसेस पे फ्यूचर में रिलीफ मिलना है।
दूसरा तरीका ये होता है कि एसेट टू गेन करेंगे आप लोग, तो एसेट की कैरिंग वैल्यू बढ़ रही है, कैरिंग वैल्यू बढ़ रही है, टैक्स बेस उधर ही खड़ी है जहाँ पे थी, ये डिफरेंस आप ले चुके हैं, लेकिन अब आपने फर्दर डिफरेंस जो है उसको काउंट करना है, तो आपको गेन पे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बना के इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेनी है। इसी तरह लॉस पे भी, कंटीजेंट लायबिलिटी पे भी आपको पता मैंने डिडक्टेबल डिफरेंस लिया था क्योंकि एक्सपेंस बुक करना पड़ता है। इसी तरह अनरियलाइज प्रॉफिट में आप डेबिट प्रॉफिट करते हैं, क्रेडिट इन्वेंट्री, तो आपने दोबारा इन्वेंट्री को छेड़ दिया। देखें इंडिविजुअल बुक्स में जो इन्वेंट्री की वैल्यू है आप कह रहे हैं नहीं मैं कम करना चाह रहा हूं, तो जब आप एसेट की कैरिंग वैल्यू कम करेंगे तो इट विल क्रिएट अ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, और इसमें जो टैक्स रेट होता है वो बायर कंपनी का होता है। तो ये सर काम थे जो कि हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किए हैं। इसमें एक और बात वो थी कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, मसलन मैंने एसेट एडजस्ट किया है, एसेट टू गेन कर दिया मैंने 50 से, तो यार ये एंट्री तो ठीक है, अब 50 का डिफरेंस तो क्रिएट कर दिया, लेकिन जैसे ही आप डेप्रीसिएशन चार्ज करना शुरू करेंगे तो आप डेप्रीसिएशन टू एसेट करेंगे ना। देखें अब आपका जो वही डिफरेंस जो ज्यादा हुआ था, कैरिंग वैल्यू 50 से बड़ी थी, डेप्रीसिएशन ने उसी की कैरिंग वैल्यू को कम कर दिया। मसलन अब अगर आपने ये अमाउंट 10 से पास किया तो डेप्रीसिएशन पे आपने उसी डिफरेंस को रिवर्स करना शुरू कर देना। इन अदर वर्ड्स आपका जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस था या जो डिडक्टेबल था वो कम होना शुरू हो गया। तो बच्चों हम ये कर भी रहे थे, ठीक है। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, अब एक्स्ट्रा बात जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों को कह रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल बुक्स में, अगर आप लोगों को कहे कि इंडिविजुअल बुक्स में एक्विजिशन डेट पे वो आपको कैरिंग वैल्यू भी दे दे ऑफ नेट एसेट्स, वो आपको टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स भी दे दे, टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ पे तो हर गेन लॉस पे उसने कैलकुलेट करवा लिया ना। समटाइम्स वो इस तरह दे देता है। इंडिविजुअल बुक्स हैं ये, कंसोलिडेटेड बुक्स में आपने जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हैं वो आपको उसने दिए हुए हैं, जो गुडविल की कैलकुलेशन में भी हम यूज करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स, तो ये आपको गिवन है। अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 300 है और सब्सिडरी की टैक्स बेस जो है वो 250 थी, और आपको वो कह रहा है कि आप 320 लिखें, तो मुझे बताएं आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की चाहिए, कितने की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चाहिए? सर आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट चाहिए 20 की। तो डबल एंट्री आप पास करेंगे, डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू एसेट, जो भी फेयर वैल्यू है आपका एसेट है तो डेबिट करेंगे इंक्रीज इन फेयर वैल्यू, सपोज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, तो डेबिट आ जाएगा फेयर वैल्यू, जितने से फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे 20 से इंक्रीज होगी, और क्रेडिट किसे करना है आप लोगों ने 20 से, और ये प्री का पार्ट बनेगा तो गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा, इसका टैक्स भी कैलकुलेशन में जाएगा। अब आप गलती जो नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूं जो गलती नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में ना बंदे को होता है कि डेफर्ड टैक्स लेना है, इसके ऊपर टैक्स रेट गिवन है 30%, तो जल्दी जल्दी बंदा पता क्या कर जाता है, जल्दी जल्दी बंदा कहता है वो कैरिंग वैल्यू, अब हम कंसोलिडेशन में 320 लिख रहे हैं, तो बंदा कहता है 320 कैरिंग वैल्यू है, टैक्स बेस जो है ना, बंदा जल्दी जल्दी से गलती से ये उठा लेता है। भाई ये नहीं उठा सकते आप। सर क्यों नहीं उठा सकते? सर ये 250 और 300 के फर्क के ऊपर 50 का डिफरेंस पे तो डेफर्ड टैक्स इंडिविजुअल बुक्स ऑफ सब्सिडरी में ऑलरेडी बुक हुआ हुआ है। आपने जो बुक करना है वो सिर्फ अब ये 300 से ये जो 320 पे आए सिर्फ इसका बुक करना है। तो टैक्स बेस इन कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में टैक्स बेस क्या होगी? कैरिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल या सब्सिडरी इंडिविजुअल बुक्स। ये प्लीज इंपॉर्टेंट बात है जो कि जिसका ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब मैं अगर इस पे टैक्स लूँ 30% टैक्स रेट है तो मैं 320 कैरिंग वैल्यू लूंगा, ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और मैं जो कैरिंग टैक्स बेस लूंगा वो 300 लूंगा, 250 ना ले लेना, क्योंकि 250 और अगर 320 का डिफरेंस तो 70 है, 70 में से 50 पे तो ऑलरेडी टैक्स इंडिविजुअल में बुक हुआ हो, आप सिर्फ वो करें जो जितनी की एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो 20 के ऊपर क्योंकि नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो गई है तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये बच्चों कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, प्लीज देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आपको पता है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी, एक्सपेंस टू लायबिलिटी बनेगी डबल एंट्री, और ये एक्सपेंस किधर जाएगा? प्री का पार्ट बन जाएगा, गुडविल की कैलकुलेशन में एक्सपेंस जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी। थैंक यू सो मच गाइस। दिस वाज विंटर 2019 क्वेश्चन, जिसमें डेफर्ड टैक्स बहुत अच्छे तरीके से पूछा हुआ था, बाकी एसेट्स को एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं थी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।